Hello guys, this is Unique Adhikam and you are watching Karan Soni. आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, राजनीतिक शब्दावलियाँ। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी आपको कुछ पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे संविधान है, लोकतंत्र है, न्याय है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। अपने संविधान में कुछ चीज़ें ऐड है, बहुत बड़े तौर पर कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने डेली लाइफ में भी, पर बेसिक नॉलेज के लैक ऑफ बेसिक नॉलेज के कारण अपन उन चीज़ों से अवेयर नहीं होते और वो चीज़ें हार्म करती है इन दी एंड। जनता मतलब एज ए सिटीजन ही आप खुद को ही हार्म करती है अपन को ही। तो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर इन टर्म्स के बारे में बेसिक नॉलेज रखेंगे और बेसिक नॉलेज में आपको बताऊंगा और कुछ स्पेसिफिक बातें भी बता दूंगा साथ साथ में। तो पहले हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है, और उसमें डिस्कशन करेंगे अपन डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, और लिबर्टी के बारे में, और वोटिंग बिहेवियर के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में एक आम नागरिक को भी, स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में वो टर्म किससे रिलेटेड है और एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है। तो आज शुरू करते हैं डेमोक्रेसी के साथ। अच्छा टॉपिक है डेमोक्रेसी, और सामान्यतः अपन इस एक शब्द को बहुत छोटे अर्थ में ले लेते हैं और बचपन से एक ही परिभाषा याद करके बैठे हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज़ डेमोक्रेसी। तो क्या ये सही मायनों में इस डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन कर पाती है? तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा अर्थ समाये हुए है, जिसके बारे में एक बड़ी डिस्कशन से ही उसको समझा जा सकता है। आप सिर्फ एक लाइन में डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते। हाँ, अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो समझ सकते हैं, आपका नॉलेज, आप सराउंडिंग में अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं, पर ऐसे एक लाइन से आप सीधे सीधे डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं ले सकते कि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। क्या ये होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन डेमोक्रेसी है? क्या भारत में जनता सीधे शासन करती है? नहीं करती। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आगे जाके संसद में बैठते हैं, और जो राज्य स्तर पर करते हैं तो विधानसभा में बैठते हैं, और वो आगे जाके कानूनों का निर्माण करते हैं। तो हम सीधे तो शासन नहीं कर रहे, तो फिर ये परिभाषा अपने अनुसार तो गलत हो गई, क्योंकि जनता का सीधा शासन तो है ही नहीं। तो क्या है डेमोक्रेसी का जो रियल मीनिंग है, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे डेमोक्रेसी की नींव क्या है, लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि लोकतंत्र की नींव क्या है। कोई अपन को पूछ लेता है कि एक इस वर्ड की मीनिंग ही क्या है, मतलब लोकतंत्र है क्या। एक तो अपन डेफिनेशन में अपन उसको समझा रहे हैं, अब अपन देखेंगे उसको पीछे आधार, बेस क्या उसका। तो जैसे गणतंत्र है, राजतंत्र है, अधिनायकवाद है मतलब तानाशाही है, ये सब शासन व्यवस्था है। वैसे ही लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। कोई भी वर्ड को आप 100% उसकी ओर नहीं लेके जा सकते कि 100%। अब मैंने शासन व्यवस्था बोल दिया कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो सिर्फ वही उस वे में चलेगी, उसके आसपास कोई नहीं जाएगा। कि जैसे भारत लोकतंत्र है तो कुछ और नहीं हो सकता। मतलब 2-3 शासन व्यवस्थाएं समाहित होकर भी एक देश की शासन व्यवस्था को चला सकती है, वैसे ही लोकतंत्र है। जैसे भारत क्या है, एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है, तो गणतंत्र भी एक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र भी एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ और क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ शासन तक ही सीमित है कि सरकार शासन कर रही है और उसमें जो लोकतंत्र के जो बेसिक नियम होते हैं वो पालन आप कर रहे हो तो ठीक लोकतंत्र है? नहीं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक वृहत संकल्पना है, जिसमें
शासन व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था में भी लागू होता है, ये जीवन पद्धति में भी लागू होता है। आगे मैं आपको इसके कंटेंट्स इसमें समाहित क्या क्या है लोकतंत्र, इससे मैं आगे आपको समझा भी दूंगा कि समाज में कैसे लोकतंत्र लागू होता है और जीवन पद्धति में भी कैसे लोकतंत्र लागू होता है। तो ये टर्म्स मैं आगे डिफाइन कर दूंगा आपको। तो ये सिर्फ शासन व्यवस्था में नहीं लागू होके ये सामाजिक व्यवस्था में भी लागू होता है और ये जीवन पद्धति में भी लागू होता है। तो इतनी बात क्लियर। आगे अपन बात करेंगे कि अब जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो क्या क्या अपने अंदर समाहित करती है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब वोट देना है, या डेमोक्रेसी का मतलब है जनता शासन कर रही है वो डेमोक्रेसी है? ऐसा नहीं मान सकते। डेमोक्रेसी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित है, जिससे ये पूरा, जब वो सारी चीज़ें उस देश में, उस शासन व्यवस्था में, अगर उस देश की शासन व्यवस्था में है, अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाती है, तो फिर वहाँ लोकतंत्र है। तो उसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले लोकतंत्र का जो मुख्य, जो आप कह सकते हो कि मतलब अगर वो चीज़ है तो आप कह सकते हो कि वहाँ लोकतंत्र है, वो है पार्टिसिपेशन। जनता अपनी भागीदारिता अगर शासन व्यवस्था में करती है तो वहाँ लोकतंत्र है। अब वो कैसे करती है? जनता पार्टिसिपेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें जनता शासन व्यवस्था में भागीदारिता निभा सकती है। सबसे मुख्य तरीका है वोट देना। भारत में वोट देने का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर जो भी है वो सभी वोट दे सकते हैं। तो ये एक लोकतंत्र का एक ये लोकतंत्र का एक वो हो गया कि एक लोकतंत्र का आधार हो गया कि अगर वो चीज़ अगर अवेलेबल है उस देश में, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर वहाँ लोकतंत्र है। तो भारत में 18 वर्ष से ऊपर जो कोई भी नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है तो भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में और अन्य तथ्य, अब ये तो मुख्य तथ्य हो गए, अन्य तथ्य में जनता कैसे भागीदारिता करते हैं। और दूसरा, जनता रैलियों में भाग लेके, जनता भाषण देके, जनता अपना पोल्स आते हैं सामान्यतः कि कौन सी पार्टी बेहतर है और कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है। और जैसे नॉर्मल कानून, कहीं कहीं पे कानूनों के लिए पोल्स आते हैं कि कौन सी कानून व्यवस्था बेटर है, और कोई कोई कानूनों के लिए आती है। तो आप पोल में भागीदारिता करते हो कि नहीं मुझे ये पसंद है। सबका अलग अलग, ये बहुत सब्जेक्टिविटी होती है आप मत में, तो सब अपना अपना मत देते हैं। अगर मत देने का अधिकार है तो वहाँ लोकतंत्र है। तो ये तो जनता की भागीदारिता का, अब ये एक अलग हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या लोकतंत्र में समाहित है? तो अगर किसी देश में, किसी देश की शासन व्यवस्था में गरीब और वंचित वर्ग के लिए उपाय किए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती है, तो वहाँ लोकतंत्र है। अगर उस देश में समान अवसर है और व्यक्तिगत योग्यता आधारित वहाँ पे समाज है, तो फिर वहाँ पे लोकतंत्र है। इसको सही से समझेंगे अपन कि कुछ देश होते हैं जहाँ अमीर लोग या फिर सामंती वर्ग या फिर कुछ जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं वो शासन पर अपना रुतबा जमाए बैठे रहते हैं और वो पूरा उस शासन को पूरा हैंडल करते हैं। तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? सही मायने में नहीं है। आपको लोकतंत्र की विशेषता ये है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। एक गरीब घर का व्यक्ति या एक अल्पसंख्यक, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वहाँ का कोई व्यक्ति, या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति, उन सबको हर जगह पर अवसर समान रूप से मिल रहे हैं, तो वहाँ लोकतंत्र है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनने पर, प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी योग्यता रखी जाती है कि एक उच्च वर्ण है वही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, निम्न वर्ण का नहीं बन सकता, निम्न जाति का नहीं बन सकता, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। तो वो समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता आधारित समाज होना चाहिए। सबकी योग्यता के आधार पर ही आपको समाज में पद और गरिमा का वितरण होना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग टर्म है, इसको भी अलग से समझेंगे। ये बहुत बड़ा, ये भी एक अपना एक हिस्सा रखता है बड़ा, तो इसको अलग से और समझेंगे। पर योग्यता आधारित मतलब किसी में कोई योग्य है और उसको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र में ये भी समाहित होता है। और इसके अलावा कल्याण और पुनर्वितरण। अब अपन समझेंगे पुनर्वितरण क्या होता है। लाइक
वर्ड पहले संधि विच्छेदी कर लेते हैं पुनर्वितरण का। वितरण और पुनः, मतलब कोई चीज़ पुनः वापस वितरित करनी है तो सरकार क्या करती है, सामान्यतः पूंजीपति जो जो कल्याणकारी जो राज्य होते हैं वहाँ पर सरकार मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग जो होते हैं, जो आर्थिक आर्थिक रूप से, उनसे टैक्स वसूलती है। तो वो टैक्स पहले वसूल के फिर वापस अल्पसंख्यक है, कमज़ोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाती है और जो पैसा खर्च करती है तो उसे बोलते हैं पुनर्वितरण। तो जो कल्याणकारी योजनाएं और पुनर्वितरण जिस सरकार द्वारा वहाँ पे जिस शासन व्यवस्था में होता है तो वहाँ लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है। और लोकतंत्र का एक मुख्य एस्पेक्ट है बहुमत के आधार पर निर्णय। लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि 10 एलिट जो बड़े तबके के लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो अगर कहीं कहीं पे निर्णय लेते हैं जिन जिन देशों में, तो वहाँ लोकतंत्र की उपस्थिति सही तरीके से नहीं है। जनता, हर व्यक्ति के पास मत का अधिकार है, वो निर्णय करेगा कि वो चीज़ सही है या नहीं है, तो वहाँ वोटिंग करवाई जाए। और 100 लोगों में से अगर 51 लोग एक साइड होते हैं तो इसका मतलब है कि वो शासन व्यवस्था अपनाई जा सकते हैं उस देश में, क्योंकि बहुमत के आधार पर वो निर्णय हुआ है। तो लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर निर्णय भी जरूरी है। उसके साथ ही वो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, कंपटीशन जरूरी है। रूस का एग्जांपल लेते हैं। रूस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कागजों में, सही मायने में अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। वहाँ पर एक ही पार्टी है, पुतिन की पार्टी। और अब सामने आप खड़े हो सकते हो पर वहाँ खड़े होने ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आपको साम दाम दंड भेद कैसे ही करके वहाँ पर दूसरी पार्टी को खड़ा नहीं होने दिया जाता। पुतिन की पार्टी एक पे ही वोट होते हैं, और वोट ही नहीं होते, जीत ही जाती है, अपने आप ही जीत जाती है कि हाँ कोई सामने खड़ा ही नहीं है तो ठीक है, पुतिन की पार्टी जीत गई है। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? प्रतिस्पर्धा की। वहाँ पे प्रतिस्पर्धा अवेलेबल ही नहीं है। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा नामक तत्व का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रतिस्पर्धा होनी भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ राजनीतिक पॉलिटिकल भागीदारिता, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वहाँ पे लोग रैली में भाग ले, भाषण में, और जो सहकारी समितियाँ होती है उनमें, सहकारी समितियों में तो ज़रूरी नहीं है पर भाषण में, कोई भी समारोह हो, राजनीतिक समारोह कोई भी, और पोल्स हो, उनमें अपना मत देने का, ये सारे अधिकार अगर वहाँ अवेलेबल है तो एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे लोकतंत्र है। इसके साथ ही कानून का शासन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहाँ पे अधिनायकवाद नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरा शासन संभाला जाए। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, संविधान के अनुसार सभी लोगों को समान अधिकार होने चाहिए, और वहाँ पे किसी एक व्यक्ति के शासन होने के बजाय रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। इसके साथ ही सिर्फ क्या विशेषताएं काफ़ी है क्या? सही मायने में ये विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि कानून का शासन होना चाहिए और राजनीतिक भागीदारिता होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तरदायित्व का तत्व भी महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व होना भी जरूरी है कि सरकार वोटिंग करवा लिया और सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिए, अब उन निर्णयों का परिणाम है वो गलत निकल गया, तो क्या सरकार अब कह दे कि हमने तो आपके कहने पे आपने मत दिया है, आपने मतदान किए हैं, हमने मतदान करवाया आपसे, आपने निर्णय लिया है, तो बस आपने निर्णय ले लिया तो बस ठीक है, हम अब इसके भागीदार नहीं हैं, अब हम है ना इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रखते। तो ये वाला चीज़ आप एस्केप नहीं कर सकते। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व भी होना जरूरी है। अगर आप ऊंचे पद पर रह के कोई कार्य कर रहे हो तो आप उसका उत्तरदायित्व आपका है। आप समझोगे, अगर उसके परिणाम गलत निकले तो वो आप भागीदार हो उस चीज़ के। तो आपको ये वाला तत्व भी इसमें लोकतंत्र में समाहित है। इसके साथ ही लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किन्हीं किन्हीं देशों में, जैसे चीन की बात करें, वोटिंग हो जाती है,
वोट्स गिन लिए जाते हैं। जैसे भारत में होता है वैसे चीन में नहीं होता। वहाँ पे एक ऊंचा तबका, वो ऊंचा तबका या फिर कह सकते हो एक पूरी एक अथॉरिटी होती है, एक प्रशासन होता है जो वोट्स की गणना करके और खुद ही निर्णय कर लेता है कि इतने इतने वोट्स इतने इतने हुए। जैसे अब यहाँ पे तो अपने पास तो न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो उनके पास खुद का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये देख लेता है कि ये कौन से वोट की वापस है ना रिकैलकुलेट कराने हैं, वापस गणना करवानी है, या फिर है ना किसी को वापस बुलाने का अधिकार, ये वाले अधिकार पड़े होते हैं। परंतु चीन में क्या होता है, वोटिंग होती है और वो जो सत्ता पार्टी होती है, सत्ता में जो पार्टी होती है वो निर्णय कर लेती है कि हम इतनी सीटें जीते हैं, बस। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। चीन में ये अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इसके साथ ही माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। अ, हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ एक समूह होता है जो अल्पसंख्यक होता है। अ, भारत में पारसी धर्म देख लो, वो धार्मिक अल्पसंख्यक है। वो 0.01% है शायद। इंडिया, मुझे पूरा याद नहीं है सही तरीके से, पर शायद 0.1% पॉपुलेशन ही है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.1% ही पारसी धर्म है। तो उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। और ये लोकतंत्र की विशेषता है, ये विशेषता है अगर संपूर्ण रूप से पूरी अगर उस देश की शासन व्यवस्था में पाई जाती है, तो वहाँ पे लोकतंत्र अवेलेबल है, लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है। ये एक क्लीन लोकतंत्र, एक पूरा साफ सुथरे लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई है, तत्व बताइए कि ये शामिल हो। अब जरूरी नहीं कि ये पूरे शामिल हो, किन्हीं किन्हीं देशों में, किन्हीं किन्हीं देशों की शासन व्यवस्था में ये तत्व, कुछ कुछ तत्व मौजूद नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। भारत में भी कुछ कुछ तत्वों की अभाव है कि वहाँ पे नहीं पाया जाता, यहाँ पे नहीं पाया जाता। और अन्य देशों में भी कुछ कुछ तत्वों का अभाव है। तो ये आपको पूरी बताई कि ये इतना ब्रॉड संकल्पना है, एक वृहत संकल्पना है, इसमें इतने तत्व समाहित होते हैं। और अब अपन आगे डिस्कशन करेंगे कि लोकतंत्र के टाइप्स क्या क्या है। लोकतंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष, अब्राहम लिंकन की परिभाषा जरा वापस याद कीजिए कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। अब्राहम लिंकन ने शायद यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते ये परिभाषा बनाई है कि जनता खुद अपने, मतलब जनता खुद स्वयं, हर एक व्यक्ति के पास शासन का अधिकार है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है। इसके चार, अब ये बड़ी हो जाएगी क्लास, पर इसमें चार और तत्व पाए जाते हैं कि आप वापस बुला सकते हो अपने कैंडिडेट को अगर आपने खड़ा किया है, और आप खुद ना कानून का निर्माण करवा सकते हो पोलिंग के द्वारा कि ये कानून सही है कि नहीं है। मतलब सरकार बिल पास करके, और बिल को है ना जनता के बीच में भेजती है और जनता को कहती है कि आप निर्णय कीजिए कि ये बिल सही है कि नहीं है। तो जनता खुद निर्णय करती है। इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो अगर एक बार बिल जनता ने पास कर दिया तो वो पास हो गया, और फिर आप, सरकार बाध्य है वो पास करने के लिए आगे उस बिल को कानून बनाने के लिए। और एक ऐसा होता है जिसमें सरकार बाध्य नहीं होती है। और वैसे ही ये कुछ तत्व है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपन प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के संसद में, अपने भारत में संसद में भेजती है, या वहाँ दूसरे देशों में सभी अगर एज ए होल देखें तो विधायिका में भेजती है। वो प्रतिनिधि आगे जाके कानून बनाते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के दो टाइप्स हो गए। अब क्या लोकतंत्र हमेशा सही होता है? ये थोड़ा ही मतलब है तो इसी का पार्ट, पर लाइक कह सकते हो आप, थोड़ा एडवांस नॉलेज है कि क्या लोकतंत्र हमेशा सही हो सकता है? क्या मतलब, क्या आपका मानना है कि बस लोकतंत्र होना चाहिए उस देश में? तो सही मायने में कहे तो वहाँ की परिस्थितियों को देख के निर्भर करता है कि लोकतंत्र हर मायने में सही है कि नहीं है। एथेंस में एक टाइम पे लोकतंत्र था, और वहाँ पे प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उन्होंने कुछ आविष्कार किया है, मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने शायद वहाँ के वो धार्मिक जो जो क्रियाएं थी उनका विरोध किया होगा। तो
और उन्होंने शायद कोई साइंस की कोई खोज की होगी, तो वहाँ के राजा ने कह दिया कि नहीं ये सही नहीं है। अब सुकरात ने कहा कि नहीं मैं तो यही करूँगा। तो वहाँ के राजा ने लोकतंत्र के आधार पर सज़ा की सुनवाई की कि इसको सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वहाँ की सज़ा थी विष का प्याला, तो इसको विष का प्याला पिलाया जाना चाहिए कि नहीं पिलाया जाना चाहिए। तो ये निर्णय लोकतंत्र वहाँ लोकतंत्र था और वहाँ पे जनता ने निर्णय किया, और वहाँ जनता ने निर्णय में क्या आया कि सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा। तो लोकतंत्र हर तरीके से सही नहीं हो सकता। लोकतंत्र की अपन कटाक्ष में बात करें तो लोकतंत्र कभी कभी लोकतंत्र है ना, वो सिर्फ भेड़ चाल कह सकते हैं, या आप सिरों की संख्या गिन के आप किसी निर्णय को करते हो तो वो हमेशा सही नहीं हो सकता। 4 बुद्धिमान व्यक्ति 40 अबुद्धिमान जो बुद्धिमान नहीं है उनसे ज़्यादा मतलब अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तो हर टाइम 51-49 वाला आंकड़ा नहीं चलता कि 51 लोग एक साइड है 49 लोग एक साइड है तो 51 वालों की बात मान ली जाए। क्या पता वो 49 सही ज़्यादा उनकी बात ज़्यादा सही हो, पर अब 51 ने इधर वो निर्णय दे दिया तो वो माना जाएगा। तो लोकतंत्र हर मायने में सही नहीं होता। अब लोकतंत्र की बात करेंगे कि ये तो शासन व्यवस्था का लोकतंत्र बताया। अब सामाजिक व्यवस्था में कैसे लोकतंत्र अपनी भागीदारिता करता है, लोकतंत्र का क्या भागीदारिता हो सकती है, या लोकतंत्र कैसे उसमें समाहित हो सकता है। आ, समाज जिसमें हम रहते हैं, अगर वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, वहाँ जो पद है, वहाँ पर जो जो क्रियाएं होती है, वहाँ पर जो मैंने अभी आपको पीछे 10 विशेषताएं बताई, अगर वो लागू होती है तो वहाँ पे भी लोकतंत्र है। अगर समाज के बड़े पद का अगर वहाँ उस पद के लिए अगर चुनाव होता है तो वहाँ वो सामाजिक लोकतंत्र अवेलेबल है। वहाँ 4 लोगों के साथ में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो लोगों से पूछा जाता है समाज के कि ये निर्णय सही है कि नहीं है। मतलब केवल वो 2 जो बड़े लोग हैं, 5 वो बड़े लोग निर्णय नहीं लेते, बल्कि सारे लोगों को समान अधिकार दिया जाता है कि आप मत कीजिए। आप वही 49-51 वाला आंकड़ा कि अगर वो बहुमत से अगर निर्णय लिया जाता है तो वो माना जाएगा। भले आप अमीर हो गरीब हो, आपका निर्णय आपका मत माना जाएगा, आपका एक मत माना जाएगा। तो समाज में ऐसे लोकतंत्र कायम होता है। जीवन पद्धति में भी लोकतंत्र कायम होता है। अगर आप अपनी थॉट में भी ये रखते हो कि अ, एक आपके पास ही इतना राइट है जितना सामने वाले के पास है। आप अमीर हो, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपका अच्छा घर है, और सामने वाला एक गरीब है, उसके अच्छा घर भी नहीं है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। तो अगर आप कुछ भी वक्तव्य देते हो और अगर आप सामने वाले को हीन भावना से देखते हो कि नहीं इसमें तो क्या है, इसका कोई निर्णय थोड़ी है, ये तो गरीब है, तो ये नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता आपकी लाइफ में। तो आप अपनी जीवन पद्धति में भी लोकतंत्र अपना सकते हो। तो लोकतंत्र एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और मैंने जितना हो सका है लोकतंत्र को समेटने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी भी होगी। तो अभी ये अपन सिर्फ एक बेसिक तैयार कर रहे हैं लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र में मैं वापस एक बार रिवीजन में आपको बता देता हूँ क्या 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 समाहित होता है उसमें। अगर लोकतंत्र गरीबों और वंचितों के लिए शासन व्यवस्था, अगर गरीबों और वंचितों के लिए जो कुछ योजनाएं बनाई जाती है लोक कल्याणकारी, और वहाँ लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, जो अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग, गरीब, कमज़ोर पक्ष, इनके लिए, अगर दिव्यांग, महिलाएं, इनके लिए अगर योजनाएं बनाई जाती है, इनका विकास नियोजित किया जाता है, तो वहाँ पे लोकतंत्र है। और समान अवसर अगर वहाँ पे मिलता है, सबके लिए अवसर समान है, सबको माना जाता है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब रूल ऑफ लॉ के अंडर काम करते हैं, सब एक कानून के शासन के अधीन काम करते हैं, तो वहाँ पे लोकतंत्र है। इसके साथ ही अगर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो लोकतंत्र है। अब कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ बच गई थी कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेने पर कभी कभी अल्पसंख्यकों के हितों का नुकसान हो जाता है। तो ये वाला तत्व भी समाहित होता है। मैंने बताया आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी एक चीज़ 100% सही या 100% गलत नहीं हो सकती। तो आपको मतलब समाहित करना होता है, सब इंटरकनेक्ट है, सब मतलब कुछ कुछ रूप में लागू है। तो लाइक कह सकते हैं एक पूरा मिश्रण है। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण भी करना होगा, बहुमत के आधार पर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। तो इन तत्वों को पूरा समाहित करके लोकतंत्र का निर्माण होता है। और थोड़े तथ्यों की बात करें तो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है।
और इंडिया की पहचान ही देश विदेश वर्ल्ड में इसी हिसाब से होती है कि इंडिया एक सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसके अलावा अगर सबसे क्लीनेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो नॉर्वे है। इनकी रैंकिंग्स निकलती है तो उसमें पता चलता है कि वहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था भी चलाई जाती है, वहाँ इतना करप्शन नहीं है। तो वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो छोटे छोटे देश है, वो टॉप करते हैं हमेशा, हर बार रैंकिंग आती है उसमें। नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, तो ये वाली कंट्रीज टॉप करती है। तो क्लीनेस्ट डेमोक्रेसीज तो वो हो गई। कुछ देश होते हैं जो, कुछ देश में सिर्फ फेक डेमोक्रेसी है, जिसमें सबसे बड़ा नॉर्थ कोरिया। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, पर उसके अलावा जो कंट्रीज है, चाइना और रसिया, वो दावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर सही मायने में वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनता की भागीदारी इतना सुनिश्चित नहीं होती। वहाँ पर मत देने का अधिकार भी सही तरीके से लागू नहीं है। और वहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका जो राइट टू स्पीच है वो भी छीना, मतलब वहाँ पे छीना हुआ है। वहाँ पे रसिया में भी इतना बोलने का अधिकार नहीं है पुतिन के अंडर, और चाइना में भी सी जिनपिंग के अंडर में बोलने का इतना अधिकार नहीं है। आप विरोध में नहीं बोल सकते। तो ये फेक डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी है पर फेक है, मतलब वहाँ पे अस्तित्व नहीं नहीं रहता इतना डेमोक्रेसी का। जिसमें रसिया हो गया, ये जो अरब कंट्रीज हो गई, वहाँ पे भी दो चार कंट्रीज है जहाँ पर डेमोक्रेसी है पर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सिर्फ कागजों में। तो रसिया, चाइना, तुर्की, इनमें डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, पर नाम की है बस। तो ये फेक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गई। तो ऐसे करके ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समेटने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू।